नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका वाइब्रेंट के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज जो आपका संडे का पेपर हुआ था उसका जो जीके वाला पार्ट है उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक बार आप सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। पेपर का जो लेवल था वो एक प्रकार से मॉडरेट टाइप का था, ठीक है ना। देख लेते हैं अपने क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द राइट टू फ्रीडम रिलीजन। भारतीय संविधान में उल्लेखित जो कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में गलत है, ठीक है ना। तो आपको वैसे तो पता ही है कि जो धर्म की जो स्वतंत्रता है उसका जो उल्लेख है वो कौन से आर्टिकल में मिलता है भाई? ये मिलता है 25 से लेकर 28 नंबर, ठीक है ना। तो इसमें 25 से 28 में मिलता है, ये सही है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, यानी आर्टिकल 26 में लिखा गया है कि कोई भी जो धार्मिक प्रबंधन के लिए कार्य किया जाएगा वो कर सकता है, कोई व्यक्ति धार्मिक प्रबंधन कर सकता है। फिर ये उपासना की स्वतंत्रता भी देता है, वर्शिप की, बिल्कुल सही है। किसी भी धर्म को मानने उसके अनुसार आचरण करने का पूरी स्वतंत्रता रहेगी, ठीक है ना। तो मतलब उपासना करने की स्वतंत्रता है। इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो राज्य है उसका कोई धर्म नहीं है, क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष है, ठीक है ना। तो भारत के क्या है, सेकुलर है, पंथ निरपेक्ष, तो इसलिए ये गलत है इसमें। तो ये पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो डी, इसमें डी वाला जो पार्ट है ना वो इसमें क्या रहेगा, गलत रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। स्टेटमेंट्स क्या है? पहला, द गोट ऑफ स्मॉल थिंग्स सामाजिक विषयों पर आधारित बुक है, यानी इसमें सोशल सब्जेक्ट के बारे में कहा गया है। जैसे द गोट ऑफ स्मॉल थिंग्स में जैसे जो भी अपने जो सोसाइटी में भेदभाव चलते हैं या सोशल जो भी इश्यूज होते हैं उनकी बात की गई, ये बिल्कुल सही है। अरुंधति राय की बुक है, ये बिल्कुल सही है। इस पुस्तक के लिए 2000 में बुकर से सम्मानित किया गया, ये गलत कर दिया अभी, क्योंकि 2000 में नहीं मिला था भाई, 1997 में मिला था, यानी 1997 में इन्हें बुकर से सम्मानित किया गया। बुकर आपको पता है कि लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। लिटरेचर में जैसे नोबेल मिलता है ना, उसी प्रकार से लिटरेचर का एक बड़ा पुरस्कार है बुकर, ठीक है ना। तो उसी के कह सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार की तरह ही माना जाता है ये, ठीक है ना। तो ये इसमें कथन तो सही है लेकिन कारण क्या है, गलत है, ठीक है ना। मेन जो स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, रीजन क्या है इसमें रॉन्ग है, सी आएगा ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। काफी इजी क्वेश्चन है, इसरो की जो स्थापना है वो कब हुई थी, यानी इसमें पूछा गया है कि जो इसरो है ना उसकी स्थापना कब हुई थी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? तो इसकी फाउंडेशन 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और किसने की थी भी? डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनकी एक पुत्री भी है मलिका साराभाई, डांसिंग में पढ़ते हो ना, वो इन्हीं की डॉटर है, ठीक है ना। डांसिंग में जो कि कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इसकी स्थापना बेंगलुरु में हुई थी। कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में। बाद में 1978 में अंतरिक्ष विभाग को भी जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया था? अंतरिक्ष विभाग को, DOS को, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को भी इसमें जोड़ा गया। इसका सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? बी रहेगा। 1969 में इसकी फाउंडेशन हुई थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो कामिल इद्रिस है, कामिल इद्रिस हैं, वो कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं। यानी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कामिल इद्रिस है ना वो इनमें से कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो हाल ही में ये सूडान के बने हैं, यानी सूडान के ये प्रधानमंत्री बने हैं। कौन भी? कामिल इद्रिस। तो सही आंसर इसका कौन सा रहेगा? डी रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन के आपके सामने देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो युग्म है वो सुमिलित नहीं है, यानी इसमें सुमिलित कौन सा नहीं है ये इसमें पूछा गया है। मैच कौन सा नहीं करता? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में,
ये तो गलत है, पहला ही गलत हो गया, क्योंकि अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम है ना, ये दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ, ये तो सही है। नरेंद्र मोदी, ये आपको पता है सबसे बड़ा स्टेडियम है ईडन गार्डन कोलकाता में है। तो इसमें पूछ रहा है कि मैच कौन सा नहीं हो रहा है, तो मैच कौन सा नहीं हो रहा है भी इसमें? ए मैच नहीं हो रहा है। तो सही आंसर इसका कौन सा रहेगा इसमें? ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा इसमें? ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन जो हरित प्लान है इसके बारे में क्या गलत है? हाइड्रोजन हरित प्लान का प्लान का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन हरित प्लान का मतलब यह है कि ग्रीन जो हाइड्रोजन प्लान है, जिसके अतिरिक्त क्या होता है कि जो कार्बन है ना उसको कम से कम उत्सर्जित किया जाए। ठीक है ना, जैसे कि इसमें वही आती है जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ठीक है ना, पवन ऊर्जा वगैरह ये इसमें आती है। तो इसके द्वारा क्या होता है कि कम से कम कार्बन का उत्सर्जन किया जाए, और इसमें इकोनॉमिक कंडीशन भी मजबूत होगी, क्योंकि इसमें खर्चा भी कम आता है। तो इसीलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि इसे 2023 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है ये पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आती है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, ये गलत बात है, क्योंकि ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है ना, यानी इसमें जो एक प्रकार से नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ना उसके अंतर्गत आती है, ये इसके अंतर्गत नहीं आती, तो ये गलत हो गया। इसका उद्देश्य कार्बन का उत्सर्जन कम करना है, ये तो बिल्कुल सही है, करना ही है। यह पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास के मध्य संतुलन बनाती है। एक तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल में रूल क्या होता है कि जैसे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है, एनवायरमेंट है ना उसका संरक्षण नहीं होता है, लेकिन ये दोनों के बीच में एक संतुलन बनाती है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर बी रहेगा, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि ये दरअसल जो एनर्जी जो रिन्यूएबल एनर्जी जो मिनिस्ट्री है उससे रिलेटेड है। ठीक है ना, नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड जो ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स था 2025 में, उसमें इसमें करेक्ट को बताना है। तो काउंटर पॉइंट रिसर्च ने अपने इंडेक्स में बेंगलुरु को 26वां स्थान दिया, बिल्कुल सही है। यानी भारत में जो टॉप सिटी में आता है वो बेंगलुरु है, वैसे भी बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहते हैं, तो ये तो आना ही था। सिंगापुर ने दुनिया के अग्रणी एआई शहर के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया, बिल्कुल सिंगापुर टॉप में रहा है। इसमें 2 पर जैसे सियोल रहा है ना साउथ कोरिया वाला, ठीक है, 1 नंबर पे सिंगापुर रहा है। ठीक है, इसमें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता ये काफी नीचे हैं, इनको भी स्थान मिला है। तो इनमें सारे के सारे सही रहेंगे। सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? डी रहेगा। मोस्टली जो ऑल द अबव होता है ना उसमें ज्यादातर में 99.99% यही आता है आंसर, तो डी रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतिम व्याख्याकार कौन है? काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो एक प्रकार से फाइनल इंटरप्रेटर माना जाता है वो कौन माना जाता है? तो वो कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो न्यायपालिका होती है ना, जुडिशरी होती है, वो जो विधायिका होती है उसका क्या करती है? लेजिस्लेचर का, उसके कानून का अवलोकन करती है। तो यदि जो विधायिका है या कार्यपालिका वो किसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कह सकते हैं छेड़खानी करने की कोशिश करे, तो उसके बारे में अपनी व्याख्या कौन प्रकट करता है? सुप्रीम कोर्ट, वही इसको रोक सकता है। तो इसलिए अंतिम व्याख्याकार किसको माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। सी रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन लॉ ऑफ डिमांड को, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, यानी मांग के नियम को कौन दर्शाता है? तो यदि सारी चीजें सही रहे तो मांग के नियम का मतलब ये होता है कि जब है ना मूल्य घटने पर मांग घटती है, ये गलत है इसमें, क्योंकि मूल्य घटेगा तो मांग बढ़ेगी, मूल्य बढ़ने पर मांग बढ़ती है, ये गलत है। मूल्य घटने पर मांग बढ़ती है। यदि किसी भी वस्तु की जो प्राइस है ना वो गिर जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा जो लोग है ना जो पहले भी नहीं खरीद रहे थे वो भी चाहेंगे कि वो निश्चित रूप से इसको खरीदें। ठीक है ना, तो इसीलिए मूल्य घटने पर मांग बढ़ती है, ये इसमें सही है। ठीक है ना, सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पारितंत्र में जो इकोसिस्टम होता है उसमें कौन सा पथ होता है? तो इकोसिस्टम में सबसे पहले कौन होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है ना, सबसे पहले प्रोड्यूसर आता है, फिर हार्वियर्स आता है, मतलब जो शाकाहारी होते हैं। उसके बाद में शाकाहारी को कौन खाते हैं? कार्निवर्स यानी मांसाहारी खाते हैं, और मांसाहारी को फिर अपघटन कौन कर देते हैं? अपघटक करते हैं, ठीक है, डीकंपोजर करते हैं। तो इसमें सही कौन सा रहेगा? सबसे पहले तो आएगा उत्पादक, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर अपघटक। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें? बी ऑप्शन रहेगा, यानी सही आंसर बी रहेगा। कौन से क्वेश्चन का भी? 35th क्वेश्चन का सही आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इजी क्वेश्चन आपके सामने
कि इसमें से आपको करेक्ट बताना है। जो फंडामेंटल राइट्स है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लागू किया जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि फंडामेंटल राइट ही ऐसे होते हैं जो संविधान लागू करता है। बाकी तो प्रशासन कोई लागू कर सकता है, सीधी सी बात है, क्योंकि नागरिकों को अधिकार देने का काम कौन करते हैं? फंडामेंटल राइट करते हैं। तभी तो पार्ट 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि संविधान का सबसे प्रमुख लक्ष्य है नागरिकों को अधिकार प्रदान करना, बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे मेन टारगेट ये है कि वो अपने सिटीजन्स को जो वहां पे रहते हैं उनको राइट दे, यही होता है। और राइट कौन देता है? मौलिक अधिकार। तो इसमें दोनों ही सही है, यानी कथन भी सही है और कारण भी क्या है? सही है। तो सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी 2.0 किसने स्टार्ट की? ये हाल ही में स्टार्ट की है 6 अगस्त 2025 से। ये असम के मुख्यमंत्री, असम के जो सीएम है ना, हेमंत बिस्वा शर्मा, अपने जो स्टेटमेंट्स हैं उनके कारण काफ़ी विवादों में रहते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। इसमें जो उच्च शिक्षा के लिए क्या होता है? हायर एजुकेशन के लिए जो गर्ल्स होती है ना, उन्हें सहायता मिलती है, ठीक है ना, उन्हें एक निश्चित धनराशि की सहायता मिलती है, जिसमें 1,000 से लेकर 2,500 रुपये तक की सहायता मिलती है। तो ये कहाँ पे स्टार्ट हुई है? भी असम में हुई है, बी रहेगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज। चीनी को यदि अल्कोहल में बदलते हैं तो क्या करना पड़ता है? फर्मिनेशन करना पड़ता है, किण्वन। सही आंसर कौन सा रहेगा? बी रहेगा। अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ क्या है? अली अकबर खान खुद क्या है? सरोद पलेर हैं। तो उनके शिष्य भी क्या है भाई? सरोद पलेर हैं, ठीक है। तो राजीव तारानाथ है, ये किसके वादक माने जाते हैं? सरोद वादक माने जाते हैं। कौन भी? राजीव तारानाथ। राजीव तारानाथ की बात की जाए तो इन्हें 1999 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा? भी संगीत नाटक जो अकेडमी जो अवार्ड है ना, इन्हें कब मिला था? 1999 में। जबकि इन्हें 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। यानी जो राजीव तारानाथ है ना, ने पद्मश्री भी मिला हुआ है 2019 में, ठीक है ना। सही आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी इजी क्वेश्चन है कि इंडियन जो स्पेस प्रोग्राम है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो पहला तो यह है कि मास कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन विया सैटेलाइट, बिल्कुल उपग्रह के माध्यम से जनसंचार प्रदान करना, सभी को सूचना देना, शिक्षा देना भी होता है। दूसरा है सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी, ठीक है ना, और पर्यावरण निगरानी, मौसम संबंधी पूर्वानुमान, ये सारे उपग्रह ही तो करता है ना। स्वदेशी उपग्रह और उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों का विकास भी करता है। तो ये तीनों ही अंतरिक्ष कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। तो सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यह है कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के जो हाई पोस्ट थी उसके डिपार्टमेंट के अनुसार विचार कीजिए। आपको बताया कि मौर्य प्रशासन में 18 तो होते थे तीर्थ और 26 होते थे अध्यक्ष होते थे, ठीक है ना। तो इनमें ये क्या है? तीर्थ हैं भी। देखते हैं भी कौन से सही है इसमें। पहला है समाहर्ता, मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता, यानी ये चीफ रेवेन्यू कलेक्टर कौन होता था? बिल्कुल सही है, समाहर्ता होता था। द्वारिक सेवा प्रमुख, बिल्कुल गलत है। द्वारिक जैसे नाम से स्पष्ट है, द्वार यानी राजमहलों की देखभाल करने वाला, ठीक है ना। अक्सपटल, अक्सपटल क्या होता है? लिखने वाला, यानी लिखने वाला जो अधिकारी है, रिकॉर्ड कम ऑडिट ऑफिसर होता था, ये बिल्कुल सही है। सन्निदाता या सन्निदात्री कौन होता था? भी ये होता था कोषाध्यक्ष, ट्रेजरर होता था। इसमें 1, 2 और 4 इसमें क्या रहेंगे? सॉरी, 1, 3 और 4 सही रहेंगे। बी ऑप्शन रहेगा इसमें। कौन सा ऑप्शन आएगा? भी बी ऑप्शन सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरूदभिदों में लंबा मूल तंत्र क्यों होता है? काफी इजी क्वेश्चन है। भी लंबा जो जड़ तंत्र है वो क्यों होता है? उसमें रूट सिस्टम होता है, वो काफी लॉन्ग होता है। कारण क्या होता है? सीधी सी बात है कि ये इसलिए होता है क्योंकि जो गहरे जल स्तर होते हैं, कहीं पर ज्यादा नीचे पानी होता है तो उनको शोषित करने के लिए जड़ें कहाँ जाती है? गहराई में जाती है। तो इसीलिए होता है, क्योंकि मरूदभिद पादप होते हैं वो ऐसे होते हैं, मरु मतलब समझ गए, जो रेगिस्तान में वहां पे पानी काफी गहराई में मिलता है, इसलिए उनकी जड़ें कहाँ जाती है? गहराई में जाती है। सही आंसर कौन सा रहेगा इसमें? बी रहेगा 42 का। अंडों को सजाने की प्रथा इनमें से कौन से त्योहार के दौरान की जाती है? अंडे कब सजाए जाते हैं? कौन सा त्योहार होता है? तो अंडों को सजाया जाता है ईस्टर पे। ईस्टर समझ गए ना, गुड फ्राइडे के बाद आने वाला जो संडे होता है
गुड फ्राइडे के दिन तो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। ईस्टर के दिन उन्होंने वापस दर्शन दे दिए थे, तो इस दिन अंडे सजाए जाते हैं। क्रिसमस डे उनका बर्थडे होता है, तब केक सजाते हैं। क्या किससे सजाते हैं? केक से। एपिफेनी ये दरअसल ईसाइयों का एक त्योहार है चर्च के लिए, ये चर्च में जाकर प्रार्थना होती है। ये 6 जनवरी को मनाया जाता है। नवरोज है वो कौन सा है? पर्सियन है, ये तो ईसाई से संबंधित है ही नहीं। पारसी नववर्ष की शुरुआत होती है नवरोज से। ए रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो प्लेनेट है जिसे जेंट गैस प्लेनेट, आपको पता है सबसे बड़ा ग्रह तो वही होता है, कौन सा? जुपिटर रहेगा, ठीक है ना। जो मर्क्यूरी है ना वो तो सबसे छोटा ग्रह, आपको पता है, ठीक है। बुध ग्रह सबसे छोटा है, सबसे तेज गति से भी यही चलता है, ठीक है ना। और अर्थ है पृथ्वी, जिसे ब्लू प्लेनेट कहते हैं। शुक्र है, इसे क्या कहते हैं? सुबह का तारा कहते हैं, स्टार ऑफ मॉर्निंग कहते हैं। इसका सही आंसर इसमें डी रहेगा। मोस्टली इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है। कौन सी होती है भी? हाइड्रोजन और हीलियम गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो वस्तुएं एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री होती है तो क्या होता है? कंप्लीमेंट्री वस्तुएं समझ गए ना, जैसे कि एक तो पेन है, एक इंक है, एक जैसे कार है, एक पेट्रोल है, ठीक है ना। तब क्या होगा? तो जैसे मान लिया कि इंक की कीमतें बढ़ गई तो पेन भी लोग कम खरीदेंगे। इंक ही नहीं खरीद रहे हैं तो पेन का क्या करेंगे? यदि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है तो कार भी लोग कम खरीदेंगे। तो मतलब सही स्पष्ट है कि यदि एक की कीमत बढ़ेगी तो दूसरे की जो मांग है ना वो भी बढ़ेगी, ठीक है ना। दूसरे की मांग बढ़ेगी, ठीक है ना। एक की जो कीमत घटेगी तो दूसरे की कीमत क्या होगी? घटेगी, ठीक है। तो निश्चित है कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं, ठीक है ना। यानी एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरे की भी क्या बढ़ती है? मांग बढ़ती है। तो सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा कि एक कीमत बढ़ती है तो दूसरे की मांग घटती है, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे के पूरक का मतलब ये नहीं है कि एक के बढ़े दूसरे बढ़े, क्योंकि जैसे मैंने बता दिया कि जैसे पेट्रोल की मांग यदि यहाँ पर कीमत बढ़ गई पेट्रोल की तो कार की मांग घटनी है, सीधी बात है। इंक की यदि कीमत बढ़ गई तो पेन की मांग घट जाएगी। तो सही कारण क्या रहेगा इसमें? एक की कीमत बढ़ने से दूसरे की मांग है वो घट जाती है। ये पूरक वस्तुएं होती है, ठीक है ना। तो सही ऑप्शन ए रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट कौन सा है इसमें? चोल काल की जो स्टैच्यूज थी उनके बारे में क्या करेक्ट है? मूर्तियां अधिकतर पत्थर की बनी थी, बिल्कुल गलत बात है। कांस्य की बनी थी। मोस्टली किसकी थी? ब्रोंज की बनी थी। मूर्तियां मुख्यतः विष्णु अवतार की थी, गलत बात है। ज्यादातर नटराज शिव की मूर्तियां थी। गंगई कोंड चोलपुरम की मूर्तियां इसी काल का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। गंगे कोंड चोलपुरम में जो टेम्पल्स भी बना हुआ बृहदेश्वर, हालांकि एक बृहदेश्वर तंजावुर में भी है, वो अलग है, तो इसमें इसी का बिल्कुल सही है। इनके निर्माण में वैक्स टेक्निक का प्रयोग नहीं किया गया, वैक्स टेक्निक का यूज किया गया था इसमें, ठीक है ना। तो ये सी रहेगा। पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है। लेंस के संबंध में कौन से कथन सही है? पहला है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और जो एक प्रकार से कॉनकेव लेंस होता है जो कि अवतल लेंस होता है ऋणात्मक को, दोनों ही करेक्ट है इसमें। तो सही आंसर कौन सा रहेगा इसमें? सी रहेगा करेक्ट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है आपके आज वाले तो हैं। क्लासिकल डांस के संबंध को सही बताइए। सबसे पहले झेलम प्रांजपे कुचिपुड़ी, ये गलत है क्योंकि भैया ये तो ओडिसी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ओडिसी से रिलेटेड है। कौन भी? झेलम प्रांजपे। उसके बाद में के उमारामा राव, ये किससे रिलेटेड है? कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। किससे? कुचिपुड़ी, तो ये भी गलत हो गया। मल्लिका साराभाई, मैंने अभी बताया था आपको, ये किससे रिलेटेड है? एक तो भरतनाट्यम से, एक कुचिपुड़ी से है, ये भी गलत हो गया। पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम, ये सही है इसमें, यानी इसमें पूछ रहा है सही कौन सा है, तो सही इसमें कौन सा रहेगा भी? डी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में, काफी इजी क्वेश्चन है। रेड डाटा बुक किन के बारे में जानकारी देती है? जो संकट के बारे पर है, मतलब लुप्त होने के कगार पर है, संकट में आ गई है पूरी जातियां, तो उनके बारे में जानकारी देती है। तो सही आंसर बी रहेगा। काफी इजी क्वेश्चन है। किसके कहने पर महात्मा गांधी किसानों की समस्या को समझने के लिए चंपारण गए थे? आपको बताया चंपारण मूवमेंट 1917 में हुआ था, और वहां पर क्या था? इंडिगो की एग्रीकल्चर होती थी, नील की खेती, और उसके लिए 3 कठिया पद्धति प्रचलित थी, यानी हर किसान को 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। किसान परेशान थे, लॉस हो रहा था। तब यहाँ पर जब महात्मा गांधी जी आए थे, कहाँ से भी? अफ्रीका से 1915 में। तब 1916 में राजकुमार शुक्ल ने मुलाकात की थी किससे भी? गांधी से, और उन्हें
एनकरेज किया कि वो इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करें। तो वो फिर आए, गांधी जी, सत्याग्रह किया, और ये गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह भी था। तो सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? डी रहेगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि तीन चार क्वेश्चनों को छोड़कर आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी यदि आपने पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट में। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हैप्पी संडे, और अच्छी तरह से अपनी तैयारी में जुटे रहें। आगे काफ़ी एग्जाम्स आ रहे हैं, हालांकि डेट तो फिक्स नहीं हुई है लेकिन जल्दी फिक्स हो जाएगी, तो आप अपनी तैयारी में जुटे रहें। ठीक है, धन्यवाद।